आज हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। तो बहुत सारी थ्योरीज हैं जिनके बारे में पूछा जाता है और उन्हीं सारी थ्योरीज के बारे में एक एक करके बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सिगमंड फ्रूड की थ्योरी। सिगमंड फ्रूड कौन थे? बेसिकली सिगमंड स्क्लोमो फ्रूड जो थे, या इनको श्लोमो भी बोल सकते हैं हम हिंदी में। एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे और साइको एनालिसिस यानी कि मनोविश्लेषण के संस्थापक थे। तो फ्रूड ने बहुत सारी थ्योरीज बनाई थी और ये बताया था कि जब एक बच्चा पैदा होता है, हम्म, तो या फिर हम जब अनकॉन्शियस होते हैं यानी कि अचेतन में रहते हैं, तब भी हमारे कुछ अनुभव होते हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, और वो धीरे धीरे करके वो हमारे दिमाग में कभी ना कभी वापस आते रहते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना कि डेजा वू हुआ, डेजा वू। डेजा वू क्या होता है? बेसिकली कि कोई चीज जो कि पहले हुई हो, वो एकदम से आपको फिर से वो चीज लगता है, या नहीं भी हुई हो आपको लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है। क्योंकि हो सकता है जो आपको लगता है कि ये जो हो रहा है वो ये चीज पहले भी हो चुकी है लाइफ में, वो क्या होता है हमारे अनकॉन्शियस के टाइम पे, यानी कि हमारे हमारे अचेतन में भी अनुभव जो होते हैं वही चीज हमको याद आते हैं, और ये टाइम टू टाइम से ये पॉपअप करते रहते हैं, समय समय पर ये विचार जो है हमारे सामने आते रहते हैं। ठीक है। और क्या होता है, हम अपनी जो ट्रोमैटिक मेमोरीज होती हैं, मतलब दर्दनाक यादें जो होती हैं, उनको जब हम लोगों से बताते हैं, तो हम जो है अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं और उसको मुक्त कर सकते हैं बहुत सारे तनाव से, सारे जो है बहुत सारे नर्वस इश्यूज, या कह सकते हैं कि एंजाइटी, डिप्रेशन, या इसी तरह की प्रॉब्लम्स से हम जो है निकल सकते हैं, जब हम इन डिजायर्स के बारे में और इन दर्दनाक मेमोरीज के बारे में जब हम शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स से, अपने घर वालों से, अपने माँ बाप से, है ना। ये सारी चीजें होती हैं। तो हमें इन्होंने क्या कहा था कि हमें अपने परिसरों को खत्म करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट स्ट्राइव टू एलिमिनेट आवर कॉम्प्लेक्सेस। जो हमारे अंदर जो कॉम्प्लेक्सेस है उनको हमें खत्म नहीं करना है, लेकिन हमें उनके साथ समझौता करना चाहिए। वी शुड गेट इनटू accordance with them because they are legitimately what directs our conduct in the world। मतलब वैध रूप से हमारे आचरण को वो निर्देशित करते हैं, और यही कुछ उन्होंने बताया था साइको डायनेमिक थ्योरी में। सिगमंड फ्रूड की साइको डायनेमिक थ्योरी के बारे में हम बात करेंगे। दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, आप देख रहे होगे कि द ह्यूमन ब्रेन इज अ मशीन, राइट। तो इसी के बारे में एक थ्योरी सिगमंड फ्रूड ने निकाली थी, और ये जो थ्योरी थी ये बचपने से लेकर ये थ्योरी थी, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे बैठे हुए हैं ये फ्रूट साहब है, राइट। और इन्होंने बताया था कि हमारे अंदर ये जो अनुभव होते हैं या हमारे अंदर की जो इच्छाएं होती है वो किस तरह से बाहर आती हैं, इनके बारे में बताया था। अब जन्म के तुरंत बाद ही, राइट, क्या होता है, बच्चा जो है एकदम इस विश्व में जब नया नया आता है, तो उसके बारे में भी उन्होंने बताया, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो it proposes that human behavior is mainly governed by motives that are internal and often unconscious। भाई कहते हैं ना, इंसान के असली चरित्र, इंसान के असली अ, व्यवहार को अगर समझना है तो उसको एक कमरे में बंद कर दो और एक कैमरा लगा दो, तो आपको समझ में आएगा कि वो क्या है जो वो दिखाता है बाहर लोगों के आगे। वो तो एक मास्क होता है, लेकिन घर के अंदर, घर की चार दीवारियों में वो क्या बोलता है, दैट इज हिज ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है। और वो किससे गवर्न होते हैं? जो हमारा मानव व्यवहार होता है वो कुछ उद्देश्यों से संचालित होता है, जो कि आंतरिक होते हैं यानी कि इंटरनल होते हैं, और अनकॉन्शियसली निकलते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से सबकी पर्सनालिटी अलग अलग तरीके की होती है। आपको नहीं दिखेगा कोई दो लोग जिनकी पर्सनालिटी एक जैसी होगी, मतलब होते होंगे, लेकिन एक ही फैमिली में या एक ही फ्रेंड सर्कल में सबकी अलग अलग पर्सनालिटी होती है। और क्या बोलते हैं ये फ्रूट साहब? इट postulates that the development occurs in sequences of stages। जो डेवलपमेंट हो रहा है, विकास जो है वो कुछ चरणों के क्रम में होता है। ठीक है। और यही क्या होती हैं थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। और ये थ्योरीज ज्यादातर या तो सिगमंड फ्रूड ने दी है, या फिर एरिक
एरिक्सन के साइको सोशल थ्योरी में आपको मिलेगी। एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांतों में से निकाली गई है। तो चलो फ्रूट के बारे में बात ही कर रहे थे हम लोग। तो फ्रूट ने क्या बताया है कि जब बच्चा का जन्म होता है, बच्चा जब जन्म लेता है, तो आप सोच रहे हो ना कि कितना ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस होता है, एक दर्दनाक अनुभव होता है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे वो सी सेक्शन हो। और क्या होता है, एक बच्चा जो है माँ के कोख में बड़े प्यार से अंधेरे में सोया हुआ है, उसको खाना भी मिल रहा है, उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, उसको रोना नहीं पड़ रहा है खाने के लिए, उसको हाथ पैर नहीं चलाने पड़ रहे हैं। तो ये जो होता है बर्थ, बेसिकली बर्थ के बाद सारी चीजें जो है वो पलट जाती हैं, वो एकदम से लाइट में आ जाता है, रोशनी में आ जाता है। देखा है कभी नवजात शिशु रोशनी में आने के बाद तुरंत पहली बार कैसे आंखें मचकाता है? तो what happens is that birth is a traumatizing experience, एक दर्दनाक अनुभव है जो कि गर्भाशय में अच्छी तरह से संतुलित जीवन को बाधित कर देता है। और जैसे ही वो बाहर आता है तो इतनी सारी उत्तेजना, इतने सारे लोग, अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा बाबू आ गया, फलाना धमाका, पता नहीं किस किस नाम से बुलाना, उसको हिलाना खिलाना पिलाना सुलाना, उसको बहुत कुछ करना पड़ता है, उसको यूरिन करना पड़ता है, उसको नंबर वन नंबर टू सब कुछ करना पड़ता है भाई, उसको खाने के लिए उसको रोना पड़ता है, राइट? सो जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो बच्चा जब पैदा होता है तो बहुत सारे स्टिमुलाई से फ्लडेड हो जाता है, हम कहेंगे उत्तेजनाओं से, तनाव से भर जाता है उत्तेजनाओं की वजह से, और वो हेल्पलेस होता है, मतलब कि वो असहाय होता है, वो किसी भी तरह से अपने आप से कुछ नहीं कर सकता है, राइट? और वो तो पहले ही पैदा होने की वजह से उसको एक शौक लगा है, भाई हम कहाँ आ गए। एंड उसका जो मेंटल एपरेटस होता है, उसका जो मानसिक तंत्र होता है, वो एकदम से ऐसी ऐसी उसको चीजें मिलती है, रोशनी मिलती है, दूध मिलता है, उसको रोना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है, तो वो ऐसी उसको मतलब उसको ऐसी उत्तेजनाओं के संपर्क में आता है जो कि उसकी क्षमता से कहीं बाहर होती है। इसीलिए क्या होता है कि एक टेंडेंसी होती है छोटे बच्चे की, नवजात शिशु की, कि वो सोता है। आपने देखा होगा बच्चे दिन में सोते हैं बहुत ज्यादा और रात में थोड़ा जगते ज्यादा है। तो बच्चे क्यों दिन में इतना ज्यादा, और वैसे भी बच्चे सोते हैं, हर दूध पिया सोया, सुसु किया पॉटी किया, दैट इज द ओनली वर्क दैट दे डू, राइट? तो क्यों सोता है? ताकि वो विड्रॉ कर सके रियलिटी से, वास्तविकता से विमुख होने की स्वाभाविक प्रवृत्ति से। वो क्या करता है, उसको वो सोते हुए वो व्यतीत करता है। ठीक है? what is he doing? He is withdrawing from reality and seeing and falling asleep, right? So जो unpleasant tensions होते हैं, जैसे कि भूख लगना, ठंडा लगना, या कोई पिन चुभा रहा है आके आके, कोई ठीक से पकड़ नहीं रहा है, तभी जो है वो जन्म जग जाते हैं, सॉरी जन्म तो ले चुके होते हैं, जग जाते हैं। अब फ्रूट सर ने जो है 5 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बताए थे। तो सबसे पहले तो ये लिख लेना कि फ्रूड की जो है जो साइकोडायनेमिक थ्योरी है, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस उसमें था। पहला चरण होता है ओरल स्टेज, दूसरा होता है एनल स्टेज, तीसरा होता है फैलिक स्टेज, चौथा होता है लेटेंसी स्टेज, और लास्ट होता है जेनाइटल स्टेज, जिसको प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स का प्यूबर्टी वाला स्टेज बोलते हैं। ठीक है? तो अब देखो इसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर एक एक करके सबको ठीक से पढ़ेंगे। ओरल स्टेज क्या है? जब बच्चा दूध पी रहा है, माँ का दूध पी के उसको प्लेजर मिलता है। एनल स्टेज, अब बच्चे का दिमाग जो है वो पॉटी करने में, सुसु करने में ज्यादा लगता है। अभी इसके बारे में पूरा बताएंगे। ठीक है? सो दैट इज कॉल्ड द एनल स्टेज। देन कम्स द फैलिक स्टेज, नाउ 3 to 6 years। इस समय जो है बच्चा जो है फोकस करता है अपने जेनाइटल्स पे, ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पे। लेटेंसी स्टेज 7 to 11 years। अब यहाँ पर जो है क्या होता है, अब धीरे धीरे करके बच्चा जो है सोसाइटी में अपने आप को मिलने लगता है, लोगों से इंटरेस्ट डेवलप करने लगता है, और साथ ही साथ उसका दिमागी डेवलपमेंट भी होता है, इंटेलेक्चुअल स्किल्स भी उसके डेवलप होते हैं 7 से 11। एंड देन
12 ऑनवर्ड्स प्यूबर्टी हो जाती है या 11 ऑनवर्ड्स प्यूबर्टी हो जाती है, और यहाँ पर उसका सेक्सुअल प्लेजर जो है वो अपने घर वालों से शिफ्ट होके वो किसी आउटसाइडर पे चला जाता है, कोई गर्लफ्रेंड या कोई बॉयफ्रेंड जिसकी तरफ वो आकर्षित हो जाता है। ठीक है, तो फ्रूट की 5 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को हम एक साथ धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। पहला क्या बताया था मैंने, ओरल स्टेज, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, मौखिक चरण। दिस इज द फर्स्ट स्टेज एंड लास्ट्स फॉर 1 ईयर। और यहाँ पर बच्चा कहाँ प्लेजर डिराइव कर रहा है, सकिंग। जैसे वो बच्चा माँ के दूध को मुंह में लेकर सोता है, दूध पीता है, अंगूठा कई बार पीता है। ठीक है, तो एज द इन्फेंट फॉल्स asleep he derives pleasure from the feeding process। उसको पहली खुशी दूध पीने की प्रक्रिया में मिलती है, और जैसे ही वो सो जाता है वो पूरी तरह से माँ के साथ, माँ के चेस्ट के साथ चिपक के जब वो सोता है तो उसको सिक्योरिटी लगता है। कैसा लगता है, जैसे कि वो अपने माँ के कोख में ही हो अभी। ठीक है, और अगर वो नींद में अगर दूध ना भी पी रहा होता है तब भी जो है वो मुंह चुक 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 करके चला रहा होता है, जैसे लगता है कि उसको बड़ा संतुष्टि मिल रही है, क्या करके, माँ के स्तन के साथ। अ, उसको ये सोच या उसकी थॉट्स या उसके मन में सोते हुए भी या ख्वाब में कह सकते हैं कि ये विचार आते हैं कि वो दूध पी रहा है ना, और उससे क्या हो रहा है, वो बच्चा खुश हो जाता है, सुरक्षित और संतुष्ट हो जाता है। ठीक है, चूसने का आनंद उसको सबसे अच्छा लगता है। तो क्या है यहाँ पर, जैसे ही उसका जो मेन पोर्शन है ओरल फेज में, उसकी ओरल कैविटी यानी कि मौखिक गुहा, वो उसका मेन फेज होता है। ओरल फेज का मेन स्टिमुलेशन होता है। ठीक है, मौखिक गुहा की स्पर्श उत्तेजना शामिल होती है, और इसमें जो दूध उसको मुंह में आता है उसको निगलना। ठीक है, और अगर कुछ भोजन नहीं पसंद है, क्योंकि बड़े होते होते 1 साल तक होते होते जो है वो बदमाशी भी करता है, जो भोजन उसको नहीं पसंद होता है तो क्या करता है, तुरंत मुंह से बाहर कर देता है। राइट, तो ये हो जाता है ओरल फेज। देखो ओरल फेज में क्या दिखाया है, बच्चा माँ का दूध पी रहा है या बॉटल का दूध पी रहा है, या उसको पैसिफायर या चुसनी हिंदी में बोलते वो लगाया जाता है, और इस तरह से बच्चा जो है माँ के साथ ही बैठा रहता है। ठीक है, रूटिंग रिफ्लेक्स, अगर आपको पता होगा रूटिंग रिफ्लेक्स क्या होता है, तो रूटिंग रिफ्लेक्स भी इसी ओरल फेज में पाया जाता है। अब जो सिगमंड फ्रूड थे उनके साथ एक और थे, कार्ल एब्राहम। इन कार्ल एब्राहम ने क्या किया था, उन्होंने मौखिक चरण यानी कि ओरल फेज को ओरल पैसिव और ओरल अग्रेसिव फेज में डिवाइड किया। राइट, सो ओरल पैसिव स्टेज क्या होता है, इट शोज द प्लेजर डिराइव फ्रॉम सकिंग। पैसिव स्टेज क्या है, बच्चा जो है उसको मौखिक निष्क्रिय चरण चूसने से प्राप्त आनंद को दर्शाता है। ओरल पैसिव स्टेज मतलब चूसने से उसको वो पैसिव स्टेज में ये पहला चरण होता है। ठीक है, और वो अपने आप को बाहरी दुनिया से अलग नहीं समझ पाता है, और उसको लगता है कि उसको जब वो रोएगा उसको माँ का दूध मिलेगा या बॉटल का दूध मिलेगा। ठीक है, धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता है, और फिर क्या होता है, उसके दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर बच्चा जो है अग्रेसिव फेज में चला जाता है, ओरल अग्रेसिव फेज में चला जाता है। और अब धीरे धीरे उस बच्चे को ये समझ में आता है, भाई बुद्धि तो बहुत होती है बच्चों के, तो धीरे धीरे बच्चे को समझ में आता है कि भाई ये तो माँ का दूध है, माँ का स्तन है जहाँ से हमको दूध मिल रहा है। पहले वो सोचता था ये तो मेरा ही अपना बॉडी का पार्ट है, भाई माँ के साथ चिपका हुआ है, माँ को एक ही समझता था वो। लेकिन अब उसको समझ में आता है ये तो माँ का है, और जब चाहेगा तब नहीं मिलेगा उसको, है ना, जब चाहेगा तब नहीं मिलेगा। तो कभी कभी फ्रस्ट्रेट होके या अग्रेसिव होके आक्रामक हो जाता है, और क्या करता है, माँ के निपल्स को फ्रस्ट्रेशन में जाके क्या करता है, बाइट करने लगता है। क्यों क्यों, क्योंकि वो ओरल अग्रेसिव फेज में है। ठीक है, और ओरल अग्रेसिव फेज में वो आक्रामकता का काम करके अपने मौखिक संतुष्टि को पूरा करने के लिए पकड़ लेता है, या क्या करने लगता है, निपल्स को बाइट करने लगता है।
ठीक है। फिर सेकेंड फेज आया एनल फेज। अब ये भी बहुत मजेदार फेज है, इसको हिंदी में गुदा चरण बोलते हैं। ओरल स्टेज इज फॉलोड बाय द एनल फेज। और यहाँ पर क्या होता है, कैथेक्सिस डेवलप होते हैं। तो ये याद रखना, एनल फेज में कैथेक्सिस का डेवलपमेंट होता है, कैथेक्सिस और एंटी कैथेक्सिस का। कहां पर, किस जगह पे होता है, एलिमिनेटिव फंक्शन। अगर देसी भाषा में बोले तो एलिमिनेटिव फंक्शन क्या होता है आपका, पॉटी। ठीक है, तो उन्मूलन कार्य, एलिमिनेटिव फंक्शन, यानी कि गंदगी का निकास। जो सुबह सुबह सब जाते हैं ना, खाना हमने खाया, खाना डाइजेस्ट हो गया, खाना डाइजेस्ट होने के बाद अब्जॉर्ब हो गया, अब जो बचा वो बाहर भी तो आएगा, है ना। तो लार्ज इंटेस्टाइन्स में धीरे धीरे करके प्रेशर बनने लगता है, और जो एनल स्फिंक्टर्स होते हैं, गुदा दबाने वाला जो स्फिंक्टर्स होते हैं, वो उन पे प्रेशर डेवलप होने लगता है। ठीक है, एक दबाव विकसित होने लग जाता है, और उसके बाद जो है क्या होता है, सारा कुछ निकल के बाहर आ जाता है। ये तो आपको पता ही होगा, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है उसमें। तो ये, इसको हम इंग्लिश में डिफिकेशन बोलते हैं, और हिंदी में हम क्या कहते हैं, शौच बोलते हैं। ठीक है, शौच बेसिकली क्या होता है, आपको डिस्कम्फर्ट हुआ ना, आपको पेट में दर्द हुआ तभी तो आप गए, वरना क्यों जाओगे आप। तो शौच जो है वो असुविधा का स्रोत को दूर करता है। डिफिकेशन रिमूव्स द सोर्स ऑफ डिस्कम्फर्ट। जो डिस्कम्फर्ट हुआ उसको आपने जाके निकाल दिया, और इसी को हम एनल फेज कहते हैं। ठीक है, इसी टाइम पे टॉयलेट ट्रेनिंग बच्चे की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट। अब अगर इस टाइम पे अगर पेरेंट्स, यहाँ पर माँ लिखा हुआ है लेकिन हम कहेंगे पेरेंट्स, स्पेशली कई बार जो है माँ ठीक से कर नहीं पाती, ध्यान नहीं दे पाती है, या अवसादग्रस्त होती है, यानी कि डिप्रेसिव होती है, डिप्रेशन में होती है, या नहीं करती है, तो बच्चा क्या करता है, या उसको डाइपर्स लगा के छोड़ी रहती है, तो बच्चा क्या करता है, वो अपनी फीसिस को रोक के रखता है, अपने मल को रोक के रखता है, और धीरे धीरे करके उससे कब्जियत डेवलप हो जाती है। ठीक है, और रिटेंटिव कैरेक्टर, इसकी वजह से उसकी कैरेक्टर पे असर पड़ता है, उसका एक रिटेंटिव कैरेक्टर होता है, प्रतिधारणशील चरित्र का विकास हो जाता है। बच्चा जिद्दी हो जाता है, कंजूस हो जाता है, क्रूर हो जाता है, विनाशकारी हो जाता है, झगड़ालू, क्रोधी, और बहुत उच्छृंख उच्छृंखल हो जाता है। सॉरी, हिंदी में, इंग्लिश में बता देती हूँ। रिटेंटिव कैरेक्टर हो जाता है, द चाइल्ड विल बिकम ऑब्स्टिनेट, stingy, cruel, destructive, and throw temper tantrums and many disorderliness। ठीक है, ये देखो एनल फेस के बारे में। अगर माँ बाप, फर्स्ट उसमें क्या दिखा रहे, माँ बाप अगर प्यार से बच्चे को, आई बेटा इट्स योर पॉटी टाइम, चलो पॉट पे चल के बैठो, प्यार से, तो बच्चा जो है आराम से पॉटी कर लेता है, और नहीं तो सूसू पॉटी बेटा बच्चा जो है वहीं कर देता है, और माँ भी क्या करेगी, डांटेगी बस, उसके बाद ध्यान नहीं देगी। ये नहीं कि सुबह उठा के उसको सीधे पॉट में बिठा दो, नहीं। चलो आगे बढ़ते, फैलिक स्टेज पे। अब यहाँ पर फैलिक स्टेज जो होता है, यहाँ पर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो जो है प्रमुख इरोजेनस जोन्स हो जाते हैं करीब 4 साल के एज पे। ठीक है, और ये जो 3 स्टेजेस होते हैं ये भी बेटा याद रखना, बिकॉज ओरल, एनल एंड फैलिक स्टेजेस आर नोन एज द प्रीजेनाइटल स्टेजेस। ठीक है, तो ये प्रीजेनाइटल स्टेजेस कौन से हो गए, 3, एनल, सॉरी ओरल, एनल एंड फैलिक। अब यहाँ पर बच्चा का जो, उसका जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो उनका उनका दिमाग उसमें ज्यादा लगने लगता है। ठीक है, तो उसके और फैलिक स्टेज के बाद बच्चा एक लंबे लेटेंसी पीरियड में, जिसको हम कहते हैं ना एक क्वाइट पीरियड में चला जाता है। ठीक है, अब फैलिक स्टेज में यहाँ पर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, यहाँ पर क्योंकि लोगों को पता चलता है, बच्चों को सॉरी पता चलता है कि भाई मैं तो लड़का हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ और है, और तुम लड़की हो क्योंकि तुम्हारे पास कुछ और है। तो यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ 3 to 6 लिखा हुआ था, ऊपर 4 years लिखा हुआ था, एक बार आप
कंफर्म कर लेना, 3 to 6 years जनरली होता है। आपको पता होना चाहिए कि कौन से एज के अराउंड कौन सा स्टेज होता है, राइट। अब यहाँ पर देखो फैलिक स्टेज में क्या हो रहा है कि गर्ल, मैं गर्ल हूँ तुम बॉय हो, ये पता चलता है। और यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्सेस बहुत ज्यादा मशहूर है, मैंने बहुत बार इसके बारे में बताया भी होगा। एक होता है इडिपस कॉम्प्लेक्स। अब देखो ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, दिस इज बेसिकली बच्चे के को अपने ऑपोजिट सेक्स के पेरेंट, यानी कि अगर लड़का है तो उसको अपने माँ के लिए जो है एक एक सेक्सुअल अटैचमेंट हो जाता है, ठीक है। माने माने कि यहाँ अगर आप देख रहे होगे फोटो में, जो बच्चा है वो अपने लड़का ही है, क्योंकि वो अपने पिताजी को लात मारे हुआ है और अपनी माँ से चिपक के सोया हुआ है। तो मेल चाइल्ड tries to take away father's place and अपना ऑर्गन दिखाता है, अपना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मेल जेनाइटल ऑर्गन दिखाता है टू अट्रैक्ट एंड सेड्यूस हिज मदर, ठीक है। हिंदी में क्या लिखा है इसमें, विपरीत लिंग लिंग के माता पिता के लिए जटिल यौन कैथेक्सिस और समान लिंग वाले माता पिता के लिए शत्रुतापूर्ण कैथेक्सिस होता है। यानी कि अगर माँ बाप साथ में बैठे हो और उनका लड़का हो तो अपने बाप को दूर करके अपनी माँ के साथ चिपक जाता है, सिंपल सी बात। उसको अपनी माँ से, माँ को वो प्लीज करने की कोशिश करता है, अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। और ये हर बच्चे के उसमें होता है, अगर आप ध्यान दोगे तो लड़का अपने पिता का स्थान को छीनने की कोशिश करता है और अपनी माँ को आकर्षित करना और मोहित करने के लिए सुख के अंग को प्रदर्शित करने लग जाता है। अच्छा, ये बताया था सिगमंड फ्रूड ने। अब सिगमंड फ्रूड, ये तो ऑपोजिट सेक्स का सिगमंड फ्रूड ने बताया, लेकिन गुस्ताव जंग ने एक और चीज बताया। गुस्ताव जंग ने कहा कि ये इडिपस कॉम्प्लेक्स तो ठीक है, लेकिन अगर फीमेल अगर अपने फादर को प्यार करती है तो उसको हम इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहेंगे। तो गुस्ताव जंग ने इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स प्रपोज किया था, ठीक है, कि अगर किसी बच्ची का कंपटीशन है उसकी माँ से फॉर द पोजेशन ऑफ अ फादर, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। आपने देखा होगा कि लड़की जो है अक्सर अपने बाप से बहुत ज्यादा प्यार करती है, तो क्यों और स्पेशली ये छोटे छोटे बच्चे, बिकॉज दैट इज द इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, बिकॉज वो अपने बाप पिताजी को वो हीरो समझती है ना। तो गुस्ताव जंग द्वारा प्रस्तावित इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स अपने पिता पर कब्जा करने के लिए अपनी माँ के साथ एक लड़की की मनोवैज्ञानिक प्रतिस्पर्धा को कहते हैं। उसके मनोवैज्ञानिक विकास में के क्रम में जटिल है और लड़कियों की फैलिक अवस्था एक अलग यौन पहचान का निर्माण करती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर फ्रूड के हिसाब से है तो एडिपस कॉम्प्लेक्स ऑपोजिट सेक्स, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बच्ची हो। और अगर गुस्ताव जंग है तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स लड़की का अपने बाप के प्रति प्यार, ठीक है, ये हो जाता है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, फादर फिक्सेशन एंड मदर फिक्सेटेड। फादर फिक्सेटेड को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, और मदर फिक्सेटेड को हम इडिपस कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। कि बच्चा, लड़का जो अपनी माँ को प्यार करता है उसको हम क्या कहेंगे कि वो सॉरी इडिपस कॉम्प्लेक्स है। और अगर गुस्ताव जंग के हिसाब से देखा जाएगा तो अगर लड़की है वो अपने बाप को अट्रैक्ट करना चाहती है तो उसको हम इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहेंगे, राइट। लेटेंट फेज, भाई ये खत्म हुआ ये वाला स्टेज। इसके बाद आया लेटेंट फेज, यहाँ पर 6 से 11 और 7 से 13, ठीक है। बॉयज बॉयज के साथ खेलते हैं और गर्ल्स गर्ल्स के साथ खेलते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि नहीं नहीं नहीं, ये तुम बॉयज हो तो तुम बॉयज के साथ खेलो, मैं गर्ल हूँ हम लोग गर्ल्स गर्ल्स, इस तरह से ये लोग बच्चे हमेशा बात करते हैं, ठीक है। एंड चिल्ड्रन टेंड एसोसिएशन एंड आइडेंटिफिकेशन विद पेरेंट्स अडल्ट पेयर्स ऑफ द सेम सेक्स। बच्चे अपने, अगर लड़की है तो वो अपने माँ से ज्यादा चिपकने लगती है। अब ये लेटेंट वाला फेज आ गया, यहाँ चीजें उलट गई। अब लड़की जो है अपने माँ से मतलब समान लिंग के साथियों के साथ जुड़ाव रखना चाहती है, चाहे वो उसकी फीमेल टीचर हो, चाहे वो उसकी फीमेल फ्रेंड हो, या उसकी बहन हो, या उसकी माँ हो, ठीक है। और उनसे जो है अपनेपन की भावना के साथ उनकी पहचान बढ़ने लगती है। इसके बाद ये लेटेंट फेज में देखो, बॉयज गर्ल्स और गर्ल्स बॉयज एक दूसरे के साथ, लड़कियां लड़कों को, मतलब लड़के जो है वो लड़कियों को चिढ़ा रहे हैं,
यहाँ लड़कियां जो है लड़कों के साथ को अपने साथ नहीं ले रही है, अपने टीम में नहीं ले रही है, इस तरह से होता है। और यहाँ पर जो है बच्चे पढ़ाई में और अपनी सोशल स्किल्स में ज्यादा ध्यान लगाने लगते हैं और पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं, या जो भी वो करते हैं उसमें इंटरेस्टेड हो जाते हैं। इसके बाद आया जेनाइटल फेज। अब ये कहाँ आता है? प्यूबर्टी के टाइम पे आता है, राइट। अब इस स्टेज में जो लिबिडो होता है, इस स्टेज में हमारा जो लिबिडो होता है वो पेरेंट से हट जाता है। जो कामेक्षा होता है वो माता पिता से अलग हो जाती है और किसी तीसरी चौथी बंदी बंदी या बंदे से हमारा लगाव जो है वो बढ़ने लगता है। ठीक है। तो साइकोलॉजिकली और सोशली एडजस्ट होने के लिए, यानी कि मनोवैज्ञानिक रूप से और सामाजिक रूप से समायोजित होने के लिए, लड़का को कोई लड़की जो कि कहीं फ्रेंड है या कोई फ्रेंड की बहन है, उनसे जो है उनका प्यार बढ़ने लग जाता है। दिस इज द रूल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टीनेज। ठीक है। तो क्या बताया है? कामेक्षा को विपरीत लिंग के माता पिता से हटाकर बाहरी प्रेम की ओर मोड़ना पड़ता है। ये किशोरावस्था में विकास का नियम है। तीव्र शारीरिक विकास और ग्रंथियों में परिवर्तन की अवधि में जननांग मुख्य इरोटोजेनिक जोन हो जाता है। ठीक है, इरोटोजेनिक जोन हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया है? तो जो जेनेटेलिया है, जो फीमेल सॉरी एंड मेल जेनाइटल ऑर्गन्स है, वो सबसे ज्यादा उत्तेजना जनक जोन, इरोटोजेनिक क्षेत्र बन जाता है। ठीक है। और हेट्रोसेक्सुअल डिजायर्स बनने लगती है। विषम लैंगिक इच्छाएं जो हैं वो प्रोमिनेंट होने लगती हैं। अब क्या होता है? अडोलेसेंस फॉलो करता है द एक्शन ऑफ द पेरेंट ऑफ द सेम सेक्स। यानी कि अगर मैं एक लड़की हूं तो मैं, जैसे मेरे माँ करती है, जैसे मेरी माँ बोलती है, जिस तरह से एक्शंस मेरी माँ करती है वैसे ही वो करने लगती है। एंड फिर उनका जो अ, अ, एक सेक्सुअल अर्ज होता है, ठीक है, जो उनका जो सेक्सुअल अर्ज होता है वो धीरे धीरे करके बाहर आने लगता है। और किस तरह से आता है? अपने बिलवेड, अपने प्यार, जो भी उनका सोसाइटी में जो भी उनको मिलता है, लड़का लड़की जो भी मिलता है, उसके तरफ केयर से, उनको प्यार से, उनको अच्छी भावना से, और उनके लिए कुछ भी कर गुजरने का उनके अंदर एक भाव आ जाता है। ठीक है। तो किशोर समान लिंग के माता पिता का कार्य पैटर्न का अनुसरण करते हैं। किशोर अपनी प्रेम वस्तु को के लिए देखभाल, कोमलता और विचार की गहरी बाधित भावना के साथ निर्बाध और तीव्र यौन आग्रह को जोड़ना सीखते हैं। और यहाँ पर फ्रूड ने बोला था कि यहाँ पर कुछ डिफरेंट फेजेस होते हैं, बट लेकिन यहाँ पर कोई ट्रांजिशन नहीं होता है। ठीक है। तो ये आ गया आपका जेनाइटल स्टेज, जहां पर लड़का और लड़की साथ में बैठे हुए, और वो क्या सोच रही है या सोच रहा है कि हम, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं फ्रूड के 5 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। बर्थ से लेकर 12 मंथ्स तक ओरल फेज, जहां पर बच्चे को प्लेजर मिलता था चूसने से। 1 to 3 years एनल स्टेज, जहां पर टॉयलेट ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस होता है और बच्चे का दिमाग या फोकस कहाँ होता है? उसके एनस पे। फैलिक स्टेज, जहां पर जेनाइटल्स यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे उनका फोकस होता है। यहाँ पर इडिपस बॉयज में और इलेक्ट्रा गर्ल्स में, एज पर गुस्ताव जंग। इलेक्ट्रा। ठीक है। लेटेंसी स्टेज, चाइल्ड क्या होता है? धीरे धीरे करके अब बॉय बॉय, गर्ल गर्ल साथ में खेलने लगते हैं और धीरे धीरे उनका इंटेलेक्चुअल स्किल्स और सोशल स्किल्स, सोसाइटी में उनको अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करना होता है ये करने लगते हैं। और ये इंटेलेक्चुअल बोला है क्योंकि यहाँ के बाद जो है छोटा सा, मतलब छोटा सा कह रहे हैं, एक लंबा सा जो है, ये लंबा पीरियड हो जाता है लेटेंसी का। और सबसे लास्ट में आता है प्यूबर्टी, जहां पर आउटसाइड द फैमिली प्यार, उसकी तरफ केयर और जितना भी आपके पास जो भी है वो आप न्यौछावर करने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है। ये था